नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर का इंग्लिश फाउंडेशन का यूनिट सेकंड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस कविता के पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। मैंने द एक्सप्रेस यूनिट 1 के ऊपर वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में 3 पार्ट होने वाले हैं। पहले पार्ट में हम समरी सारांश डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और तीसरे पार्ट में एमसीक्यूज बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। वीडियो दोनों भाषाओं में होगी। तो चलिए समरी की ओर चलते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस लिखी है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस is a sonnet and is one of the short piece of poetry in which Wordsworth's best hours of poetry are demonstrated. It is an excellent piece poetry in which we find Wordsworth's remarkable merits as a sonneter. In this poem, Wordsworth passes a judgment on modern civilization. It also reveals his love for nature. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक कविता है और वर्ड्सवर्थ की श्रेष्ठ संक्षिप्त कविताओं में से एक है। यह वर्ड्सवर्थ के कवि रूप में अद्भुत गुणों को दर्शाने वाली शानदार कविता है। इस कविता में वर्ड्सवर्थ आधुनिक सभ्यता के साथ न्याय करते हैं और यह कवि के प्रकृति प्रेम को भी उजागर करती है। द सोनेट मेक्स रेफरेंस टू नेचर deities of Greece and Rome. The sonnet is written in a dignified style. The style is compact and precise. He has chosen the words with unusual care and with an attention to their sound as well as to their meaning. कवि ग्रीस, यूनान और रोम के प्राकृतिक देवताओं का भी चित्रांकन करते हैं। कविता को गौरवान्वित शैली में लिखा गया है। शैली संक्षिप्त है। उन्होंने शब्दों का चुनाव उनकी ध्वनि के साथ साथ उनके अर्थों पर ध्यान देते हुए किया है। चलिए समरी देख लेते हैं। द स्पीकर कंप्लेन्स दैट द वर्ल्ड इज टू ओवरवेलमिंग फॉर अस टू अप्रिशिएट इट। वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट टाइम एंड मनी दैट वी use up all our energy. People want to accumulate stuff, so they see nothing in nature that they can own. According to the speaker, we sold our souls. कवि कहता है कि संसार इतना बड़ा है कि हमारे लिए इसकी प्रशंसा करना अत्यंत कठिन है। हम समय और धन के पीछे इतना भागते रहते हैं कि अपनी संपूर्ण ऊर्जा इसमें ही समाप्त कर देते हैं। लोग भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाना चाहते हैं, इसलिए वे प्राकृतिक वस्तुओं की ओर देखते ही नहीं हैं। कवि के अनुसार हम अपनी आत्मा तक को बेच चुके हैं। We should be able to appreciate beautiful events like a moon shining over the ocean and the blowing of strong winds, but it's like we're on the different wavelength from nature. We're kind of like a कवि कहता है कि हमें इतना सक्षम होना चाहिए कि हम प्राकृतिक सुंदरता जैसे समुद्र के ऊपर पड़ने वाले चंद्रमा के प्रकाश और बहने वाली हवाओं की प्रशंसा कर सकें, किंतु हम प्रकृति की विपरीत दिशा में ही जा रहे हैं। हम स्वयं को थका हुआ अनुभव करते हैं। The speaker would rather be a pagan who worships an outdated religion, so that when he gazes out on the ocean, as he is doing now, he might feel less sad. If he were a pagan, he'd see wild mythological gods like a Proteus who can take many shapes, and Triton who look like a merman. कवि धार्मिक बातों से लगाव रखना चाहता है ताकि जब वह समुद्र की ओर देखे, जैसा वह अभी कर रहा है, तो वह कम दुख का अनुभव करे। यदि वह प्रतिमा पूजक, मूर्ति पूजक होता तो वह जंगली देवी देवताओं जैसे प्रोटियस जो कई रूप धारण कर सकते हैं और ट्राइटॉन जो एक ही रूप में दिखते हैं की पूजा करता। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके कविता के कवि हैं पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। कविता किस तरह की है? कविता एक सोनेट है। सोनेट एक ऐसी कविता होती है जो गाई जाती है और इसमें मुख्यतः 14 लाइनें होती हैं। खैर, सोनेट वर्ड ये आया है इटालियन लैंग्वेज सोनेटो से। पोयम फोकस करती है नेचर पर, प्रकृति पर, और दूर रहती है मटेरियलिस्टिक थिंग से, भौतिक चीजों से। ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ नेचर एंड डिपेंड ऑन नेचर।
ये इसका थीम है। या तो ह्यूमन नेचर के पार्ट हैं या उन पे निर्भर हैं। इंसान हमेशा प्रकृति से छोटा है, या तो हिस्सा है या उस पे निर्भर है। नेक्स्ट है पोएम्स थीम इज इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर एंड डेंजर ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। कविता का मुख्य थीम है प्रकृति की प्रमुखता और भौतिक चीजों का खतरा। अगला, ओशन एंड विंड्स आर शोइंग द नेचर्स पावर। जो नेचर यानी प्रकृति की शक्तियों को इस कविता में कौन दिखा रहा है, तो समुद्र और हवा ये दिखा रही है। ओशन एंड विंड्स, ओशन को सी भी कहते हैं। द विंड फ्लोज ऑल टाइम, हवा चौबीसों घंटे प्रति हर समय बहती रहती है। ओशन सी इज इक्वल्स टू मून, इसका मतलब है कि समुद्र या महासागर पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, मून का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो कि बहुत सुंदर है। द टू गॉड्स इन पोएम आर प्रोटियस एंड ट्राइटन। जो इस कविता में दो देवताओं की भी बात की गई है जो ग्रीस और रोम सभ्यता के हैं, वो है प्रोटियस और ट्राइटन। प्रोटियस राइज फ्रॉम सी, प्रोटियस समुद्र से प्रकट होने वाले देवता हैं, जबकि ट्राइटन ब्लोज अ हॉर्न, ट्राइटन एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, हॉर्न। पोएट वांट टू बिकम अ पैगन, पोएट एक पैगन बनना चाहता है। विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न इन सदरलैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म सदरलैंड में हुआ था। इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लिया। ओके, अब हम पोएम को देख लेते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid bone. This sea that bars her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not. Great God, I'd rather be a pagan suckled in a creed out warm. So might I, standing on this pleasant lay, have glimpse that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Triton blows his Rethered हॉर्न बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो हमने वीडियो में समरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पोएम को कवर कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं एमसीक्यूज दे दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।